आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नमस्कार, आ रही है आवाज? ठीक। पेज नंबर 51, प्रतिक्रांति। इसमें क्या समझना था प्रतिक्रांति में? नहीं, वो लास्ट बुलेट पूरा ही, उसमें वो रूप हाँ? क्रिया, शब्द क्रिया और प्रतिक्रांति सब। अच्छा, पूरा आ गया ना? लास्ट बुलेट। अब इसमें है ना दीदी, फिर वही शब्द वाली बात आती है इसमें। जैसे रूप क्रिया का तात्पर्य हर इकाई में निहित गुण स्वभाव धर्म से है। क्या हो गया? ये वस्तुगत सत्य हो गया। हेलो। रूप क्रिया का तात्पर्य इकाई में निहित गुण स्वभाव धर्म से है, ये वस्तुगत सत्य हो गया उसका। और शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में है। शब्द से परिभाषा, शब्द समूह के रूप में परिभाषा, और परिभाषा से अर्थ तक पहुंचना, वो शब्द क्रिया हो गया। इतना ही है, और उसमें तो कुछ और उसमें कुछ स्पष्टता है तो बताइए। रूप क्रिया और शब्द क्रिया वस्तुगत सत्य के रूप में रूप क्रिया हो गया है ना, और उसको समझना कैसे है? शब्द, शब्द से परिभाषा से अर्थ, वो शब्द क्रिया हो गया। इन शब्दों को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। स्फुरण, प्रेरणा और संवेद। हाँ, उससे आगे बढ़े। इससे ये स्पष्ट है रूप क्रिया और शब्द क्रिया, क्योंकि इसमें कुछ आशय है यहाँ पे, वो स्पष्ट हो जाए, ध्यान चला जाए, फिर भैया बताएंगे आगे, है ना। शब्द को क्रिया कह रहे हैं, रूप भी क्रिया है, मतलब क्या है? ये फिर परंपरा के शब्द हैं। देखिए, नाम रूप जो विश्व को, है ना, उसका ये परंपरा के शब्द को स्पष्ट किया गया है ना, है ना। बुद्धिज्म में आता है नाम रूप क्रिया के रूप में। वो बौद्ध धर्म में आता है एक्चुअल में, ये शब्द वहां से लिए गए, नाम रूप क्रिया के रूप में आता है उसमें। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं, एक अब अलग तरह से, अभी तो हम कहते हैं सत्ता में संप्रक्त, है ना, व्यापक इकाइयां, तो सत्ता अलग है और इकाई अलग है। अब एक और कहने का तरीका है, वो भी दर्शन का ही तरीका है। क्या है कि दो ही वास्तविकता है, एक क्रिया शून्यता और बाकी क्रियाएं। ये क्लियर होता है। ये भी अगर स्पष्ट हो जाता है शुरू में ही, तो आगे काफी सारा झंझट खत्म हो जाएगा आगे पढ़ने में। नहीं, क्रिया शून्यता और बाकी क्रिया, तो संपूर्ण जगत क्रिया है और व्यापक क्रिया शून्य है। तो ये स्पष्ट हो जाने से भी थोड़ा आगे पढ़ने में ही मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो व्यापक कोई क्रिया नहीं है, इसलिए एक नाम इसका शून्य है, पर पूरा बात कहते हैं क्रिया शून्य, इसमें कोई क्रिया नहीं है। इसके अलावा जो भी है ना, शब्द है, रूप है, ये सब क्रिया है। तो इकाई मात्र क्रिया है, कोई भी इकाई है वो क्रिया है। और जब इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो सब इसमें आ गया, रूप गुण स्वभाव धर्म, और है ना, वो तो भैया ने बता दिया। ठीक है, बाकी शब्दों को देखो। नहीं, जैसे ऐसा देखो, अब मैंने इसलिए तो बताया, व्यापक के अलावा, है ना, तो इकाई किसी रूप के साथ ही है ना, पर वो रूप मतलब क्या, वो वस्तुगत सत्य है। मतलब केवल रूप है और उसमें गुण स्वभाव धर्म ना हो, बस। तो वो वास्तविकता को तो वही कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी रूप क्रिया जो कह रहे हैं वो वस्तुगत सत्य है। शब्द अर्थ के लिए इंगित है, उसको समझना, उससे अर्थ, शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है, उसको समझने के लिए। तो अर्थ क्रिया उसको इस कह रहे हैं, अर्थ को निर्देशित करने के रूप में शब्द क्रिया है। शब्द से परिभाषा, परिभाषा से परिभाषा समूह, और पूरा ये, तो ये पूरा शब्द क्रिया है।
है ना। पुस्तक को देखेंगे तो ये क्या है, कागज है। रूप के रूप में क्या है, रूप इकाई के देखेंगे तो कागज ही है। अब इस कागज की क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है? हाँ, क्या जो भी कागज का, वो तो कॉस्टिंग हो गया है। तो नहीं नहीं लिखा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सब, अभी तो रूप क्रिया की बात कर रहे हैं ना। तो जो कागज का रूप गुण स्वभाव धर्म है, जो पदार्थ इकाई, पदार्थ अवस्था की जो इकाई है, वो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म होगा ना इसका। भाई होना, संगठन विघटन, है ना, ये सब, ये पुस्तक जो रूप है उसकी बात हो रही है। पर इसमें जो शब्द हैं उसका क्या मूल्य है? आपकी जागृति, हम सब की, मतलब उसको समझकर जो इसमें शब्द क्रिया है ना, वो बिल्कुल अलग वास्तविकता है। ऐसा एक बता रहे हैं। मैंने फिर बताया ये, इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंपरा में ऐसा आया हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी सारा झंझट रहता है। तो शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? जो यहाँ पे हुआ है, कहाँ है? ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ है? शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ मतलब गुण स्वभाव और धर्म, इसको निर्देशित करने के रूप में। शब्द जो है वो सभी को क्लियर करता है, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को बताता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, निहित है, निर्देशित करता है, अर्थ निहित है। समझ में आ गया? हाँ हाँ, वो तो होता ही है, इसीलिए। क्रिया का मतलब है कि उसमें सारे गुण स्वभाव धर्म यहीं छुपे हुए, क्योंकि बिना रूप के गुण नहीं है ना, इकाई में ही गुण स्वभाव धर्म। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। तो हर रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म है और हर शब्द में चारों को इंगित करने का शब्द का उतना ही काम है। हाँ दीदी, योगिता दीदी, प्रेरणा और स्फुरण। हाँ, और प्रेरणा। तो स्फुरण और प्रेरणा को अभी कर लेते हैं, इसके साथ में है वो, या पूरे को एक साथ में करें? उसको अभी करें कि बाद में करें, क्योंकि वो अलग लिखा हुआ है फिर पूरा। वो पूरे को भी कर लेते हैं, क्योंकि है तो यहीं पे, आया तो यहीं हुआ है। हाँ, और एक संदर्भ में ही आया हुआ है। हाँ, पेज 51 पे है। तो स्फुरण, एक तो ये है कि स्फुरण स्वयं में होता है, और जो प्रेरणा है वो परस्परता में होती है। स्फुरण स्वयं में, प्रेरणा बाहर से। तो समझने के लिए जब भी कोई हमको प्रेरणा देता है, प्रेरणा बाहर से मिलती है, और उस प्रेरणा के फलस्वरूप हम में जो होता है वो स्फुरण होता है वो, तो फिर हम उस ओर अग्रसर होते हैं, समझने की ओर हम अग्रसर होते हैं। ठीक है, लोग कोई प्रेरणा दे ही रहा है और आपको मिल ही नहीं रही, आप प्राप्ति नहीं कर रहे हो। हाँ, तो जब तक हाँ प्रेरणा दे रहा है, हम जब उसको स्वीकार करेंगे तो हमें स्फुरण होएगा और हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, आवेग है क्या कि संवेग है? समझ है। क्या जी? उस प्रेरणा से आप में कुछ दिख जाता है, फ्लैश है ना, जो अनुमान लगता है, परिपुष्ट अनुमान हो जाता है, तो अपने में जैसे अभी एक प्रस्ताव मिला आपको, है ना, कि इस दर्शन को पढ़ के, इसको समझ के आप सुखी हो सकते हैं, ये प्रस्ताव मिला, और इस दर्शन को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो प्रेरणा बाहर से आई, हम उसको स्वीकार किए, तो अब उसको समझने के लिए हमारे अंदर में जो जिज्ञासा बन रही है वो स्फुरण है, वो उसका प्रमाण है स्फुरण का।
देखिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं सोम भाई के शिविर के स्फूर्ण और प्रेरणा के प्रमाण से। उनकी प्रेरणा की वजह से जो आप में स्फुरण हुआ है, उसकी वजह से आप यहाँ पे बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। व्यावहारिक प्रभावित, तो उसमें ऐसा था प्रभावित और प्रेरित में कि प्रभावित हम दूसरों से होते हैं और प्रेरित हम खुद होते हैं। तो यहाँ पे फिर चेंज हो गया, प्रेरणा बाहर से और स्फुरण अंदर से, तीनों शब्दों में अभी क्योंकि मोटिवेट और इंस्पायर, तो मोटिवेट हम दूसरों से, प्रेरित तो यहाँ तो प्रभाव वाला है नहीं, इसके साथ शब्द शिविर वाला आया हुआ है। देखिए वो परिचय शिविर में जब परिचय शिविर में बोला जाता है जिंदा रहने के अर्थ में प्रभावित होना और जीने के अर्थ में प्रेरणा पाना। तो प्रेरणा जो रहता है वो स्थायी होती है वो, और वो हमको जीने तक लेके जाती है। प्रभाव अस्थायी रहता है, कुछ समय के लिए होता है और उसका प्रभाव जो है वो खत्म भी हो जाता है, पर प्रेरणा समाप्त तो नहीं होती वो ऐसे। तो वो जिंदा रहना जीने के अर्थ में वो परिचय शिविर में बताते हैं, प्रभावित होना और प्रेरित होना। यहाँ भी इसलिए स्फुरण को ना जागृति के अर्थ में लिखा इसलिए हुआ है। जागृति के अर्थ में ही जो Definition। प्रेरणा भी है और स्फुरण दोनों जागृति के लिए ही है, सही के अर्थ में ही है ये। प्रभावित गलत भी हो सकता है। हाँ, प्रभाव खत्म भी हो सकता है, वो अस्थायी रहता है वो। क्या चीज? हाँ, प्रेरणा हमेशा जागृति के लिए है, सही के अर्थ में ही है वो। हाँ, उस अर्थ में होगा, वो प्रभावित होना हुआ वो। इसलिए वो दोनों दो चीज है, दोनों को अलग अलग इसलिए कहा गया, एक को सही के अर्थ में और एक को गलत के अर्थ में, इसलिए दोनों को अलग अलग कहा गया उसको। दोनों को एक ही से डिफाइन करेंगे तो फिर वो समझाना ही पड़ेगा। जैसे कुसंस्कार सुसंस्कार है ना, प्रवृत्ति या संस्कार, ऐसे अलग अलग उसको कह दिया गया उसको। किससे? हाँ, मतलब किससे हम प्रेरित होंगे? बस जो सही है, जो सही है, उस जो सही है उससे हम प्रेरणा लेंगे और हमें स्फुरण होएगा। कैसा स्फुरण होगा? उसके जैसा बनने का। इसमें एज फैक्टर नहीं आता है प्रेरणा में। एज वाली बात नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई बात में अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग सही बात रहती है, तो एक एंगल में वो बात हम लेते हैं तो वो एक बात के लिए प्रेरणा किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं, किसी से भी, पर जब भी होंगे सही के अर्थ में होंगे, सही के लिए प्रेरित होंगे, नहीं तो हमें स्फुरण नहीं होगा। भैया हम प्रभावित को इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ये तीनों की अगर हम बात कर रहे हैं, मोटिवेशन जो बाहर से होता है, इंस्पिरेशन जो स्फुरना, और इन्फ्लुएंस मतलब थोड़े समय के लिए प्रभावित। इंग्लिश में कभी देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है। अब हम सीधा थोड़ा शब्द में चले गए हैं, उससे पहले ये शब्द आ किस अर्थ में रहे उसको पढ़ लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है ना। क्या कह रहे हैं कि जो सारा सृष्टि है, सारा अस्तित्व है, वो जितनी भी इकाई हैं, सत्ता में संप्रक्त इकाइयों की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, वो मानव में है ना। अब देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लें राजेश भाई। अभिव्यक्तियां सत्ता में संपृक्त क्रिया के रूप में ही है तथा समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से है। यह समस्त क्रियाएं मानव में स्फुरण, प्रेरणा, क्रांति, संवेग, आवेग तथा प्रयोग के रूप में परिलक्षित हैं। इतना ही कह रहे हैं कि जागृति का जो भी स्फुरण, प्रेरणा, ये सारी जितनी भी इकाई हैं, अनुसंधान के लिए भी कहीं से प्रेरणा ही होगी, है ना, स्फुरण होगा जागृति क्रम के लिए, है ना। तो ये अस्तित्व अपने आप में ये इनबिल्ट है। मतलब आप ये पूछ सकते हैं ना, कहीं सवाल उठता है कि अच्छा ठीक है, जैसे इन्होंने पूछ लिया तो उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति को कहाँ से मिल गया प्रेरणा, फिर उसमें कहाँ से आ गया अनुसंधान की प्रेरणा, कहाँ से आ गई। कई बार ये इसमें जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण अस्तित्व में व्यापक में संप्रक्त होने से ये प्रेरणा बनाई हुआ है, हर इकाई अभिव्यक्त इसी अर्थ में है, ऐसा कह रहे हैं। और वो मानव में कैसे परिलक्षित होती है, कहीं पे संवेग हो जाता है, कहीं स्फुरण हो जाता है, कहीं प्रेरणा प्राप्त हो जाती है, आवश्यकता अनुसार आवेग मिल जाता है,
हम आज बाबा जी के आचरण को देखकर हमें ऐसा प्रेरणा हो गया कि चलो इसी को समझते हैं, ऐसा सब ये सब इसमें आया हुआ है, संपूर्ण अभिव्यक्तियाँ। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे, तो अव्यवस्था की पीड़ा से जो अपने में हाँ, व्यवस्था की को स्थापित करने के लिए अनुसंधान करने की प्रेरणा, वो हो सकता है, तो हुआ ही है वो। वो हुआ ही है। इसीलिए उसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर सारे शब्द का मतलब डेफिनेशन दिया ही हुआ है दिया फिर। ही हुआ है पूरा डेफिनेशन। तो वो मतलब जैसे हम मिले है ना, तो प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित नहीं हुए तो फिर वो प्रतिक्रांति हो गया। भाई हम दो लोग मिले और दो लोग मिलके खुश हो गए, चलो दोनों अध्ययन करेंगे, तो क्या हो गया? उस क्रिया को क्या नाम दे रहे हैं? नहीं, क्रांति। क्रांति। और सही दोनों के लिए मिले क्रांति। सही के लिए, और गलत दोनों के लिए मिले, मिलते हैं तो हाँ, प्रतिक्रांति। मान लो दोनों मिले, बोले यार कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने से कहाँ अनुभव होने वाला है, फालतू बात यार छोड़ो। फिर क्या हो गया? प्रतिक्रांति, ऐसा हो गया। फिर वो किसी और दूसरे को मिला, अरे आजकल तुम शिविर में नहीं आ रहे हो, है ना, अजय भाई आए, नहीं अरे देखो इसमें ऐसा होने से अच्छा, हाँ अगली बार से आ जाऊंगा मैं। अब क्या हो गया? क्रांति। क्रांति हो गया कहीं और से। तो उभय जो बात कह रहे हैं, उभय मिलन के अनंतर जो होता है, तो ये सब अस्तित्व में होने वाली शब्द और रूप क्रिया से ही हो रहा है। किसी के बोलने से हो जाता है, किसी को देखने से हो जाता है। ये सारा, किसी को कहते हैं भाई वो आकाश में हंस उड़ते देखे और समाधि हो गई, न्यूटन को सेब गिरा और ग्रेविटेशन का लाभ प्रेरणा मिल गया, हो सब अस्तित्व में ही रहा है। तो मानव में वो कैसे परिलक्षित होता है, उस अर्थ में कह रहे हैं। उस तरह से कोई बहुत है ना वैसे शब्द नहीं है। वैसे ही संवेग, आवेग, हाँ हाँ, और प्रयोग, संयोग से प्राप्त वेग। संयोग और संवेग दो अलग-अलग। हाँ संयोग और संवेग, उसमें क्या? हाँ, मतलब संयोग से प्राप्त वेग संवेग है। तो संयोग क्या है? हाँ, जैसे हम मिले और मैंने आपको इसका प्रस्ताव दिया कि दीदी ऐसा ऐसा है, ऐसा अच्छा दर्शन है, इसको समझने से ऐसा ऐसा होता है, उनका क्या अर्थ है? और आपने कुछ उसको, अच्छा ठीक है बताओ कब कहाँ पे शिविर हो रहा है, तो हम चलते हैं। ये हो गया संयोग से वेग, आप वेगित हो गए, आपने शिविर अटेंड कर लिया, आपको अच्छा लगा, अब आप बोले, अब आप खुद से आप बोल रहे हो कि मुझे आगे इसका अध्ययन करना है। ये हो गया आवेग, आवश्यकता अनुसार वेग। अब ये आवेग हो गया, बहुत बढ़िया। अब उसको पूरा करना है, अब प्रयास पूर्वक उसको पाना है, तो सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। प्रयास पूर्वक जब हम वेगित होते हैं तो वो क्या हो गया? वो प्रयोग हो गया वो। तो अभी हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। संयोग अपना हो चुका, अब हम कौन सी स्थिति में है? आवेग वाली स्थिति में है। हमारी आवश्यकता है। अब हम आवश्यकता अनुसार वेगित हैं, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार बैठे हैं। जब तक वो प्रयास और सफल नहीं हो जाता, प्रयास पूर्वक जब तक वो सफल नहीं हो जाता तब तक वो हमारा प्रयोग चलते रहेगा। प्रयोग सफल हो जाता है तो वो फल करेगा। प्रयोग के बाद में उपलब्धि। ये अच्छा है। एग्जाम्पल आते हैं ना तो जल्दी से। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। तो वो तो वाली लाइन पूरी हो गई फिर। हाँ, प्रतिक्रांति, क्रांति नहीं सब हो देखो, गया। टिक मार्क पाने का सुख तो एक बार पहले कुछ हो जाए। हाँ। अब इसी पेज पे थर्ड बुलेट जो है, भौतिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि की पुष्टि के लिए स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से दर्शन है। उसके नीचे ही बुलेट में वो क्लियर हो गया है भौतिक समाधान क्या है, लेकिन ये भौतिक समृद्धि के कॉन्टेक्स्ट में स्थूल, सूक्ष्म, कारण क्या अर्थ है वो समझ नहीं आ रहा। भौतिक समृद्धि में स्थूल है शरीर, शरीर के योग के बिना, और आशा विचार इच्छा सूक्ष्म है उसमें, है ना। इनके बिना आप कैसे काम करोगे? और जो स्थूल चीज़ों में इवन हल है, मिट्टी है, पत्थर है ना, ये सब स्थूल है उसमें। भौतिक समृद्धि ऐसे विचार करने से नहीं होगी ना केवल, इसलिए। मतलब दोनों चीज के लिए पूरे की ही आवश्यकता है, शरीर की भी
और जीवन की 10 क्रियाओं की, जैसे मन वृत्ति चित्त को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा, और बुद्धि और आत्मा को कारण कहा, और शरीर को स्थूल कहा। तो समाधान के लिए और समृद्धि के लिए शरीर और जीवन दोनों की ही आवश्यकता है। उस अर्थ में इसको बौद्धिक समाधान, स्थूल शरीर है, मन वृत्ति चित्त को सूक्ष्म कहा, और बुद्धि और आत्मा को कारण कहा। तो ये पूरे के संयोग से ही बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि होती है। तो भैया कारण को बुद्धि और आत्मा को कहा है यहाँ पे? डिफाइन किया। नहीं, मतलब कारण को तो हमने बुद्धि आत्मा पहली बार सुनी। हाँ, तो पहली बार ही कहा गया है। अध्ययन तो पहली बार ही हो रहा है। हम भी सुने थे, तो पहली बार ही सुने थे हम। एक कारण बुद्धि आत्मा कैसे हो गया यहाँ पे? देखो, हमने कारण क्या माना हुआ है, किसी चीज का कारण क्या है, तो इसीलिए हमने कहा परंपरा के साथ नकार देती है आपकी सारी उपलब्धियों को। इससे क्या हुआ? तो अपनी पीड़ा क्या है? सारा कुछ होने के बाद हमें क्यों लग रहा है, अतृप्ति क्यों लग रही है? ऐसे देखो, सब कुछ है ना आपके पास, हम सब बैठे हैं। कौन है कि फिर हम क्यों, ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारी, कारण क्या है इस सब में बैठने का? जागृति के लिए कारण क्या है? तो ये जो बुद्धि और जो आत्मा है, यही कारण है हम जागृति की ओर अग्रसर हैं। ये स्वीकार नहीं रही हमारी उपलब्धियों को, तथाकथित उपलब्धियों को नहीं स्वीकार रही। मतलब बुद्धि और आत्मा इतना चुप भी नहीं रहते हैं जितना चुप समझ रहे हैं। काम कर रहे हैं वो। मेन काम वही हो रहा है, बरोबर काम कर रहे हैं। तो अस्तित्व में व्यवस्था है ना। इसलिए एक आता है महाकारण, हाँ। महाकारण का है, उसमें संपर्क होने की वजह से ये मध्यस्थ है। इसलिए ये जब तक हम मध्यस्थ नहीं हो जाते पूरा जीवन, तब तक हम इस ओर हमें जाना ही होगा। इसलिए कहा है जागृति निश्चित है, नहीं वो पद नहीं। स्थिर है और जागृति निश्चित है। आपकी चॉइस है, 2-4-10 जन्म के बाद भी सोच सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, जागृति तो होगी। लेकिन हम चूंकि दुखी नहीं रहना चाहते, तो जैसे ही प्रस्ताव मिलता है, चूंकि हम सब सुखधर्मी है, फिर उसमें आवश्यकता अनुसार आवेग आते ही है। बढ़िया, ठीक है, समझ गया कारण। बहुत बढ़िया। अब ये कारण आप में ही है कि हर मानव में है? इसीलिए हर कोई समझ सकता है, क्योंकि हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। इसीलिए संभावना है, इस कारण को, जागृति के कारण को खोज लिया गया है, पता लगा लिया है, तभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि आप ही में आत्मा है और हम में नहीं है ना, जो कि पहले मान्यता रही है कि किसी में है किसी में नहीं है, ऐसा मानते रहे। इससे ये भी पकड़ में आता है। चलिए आगे बढ़िए। भैया दुर्वा नाम का एक मानव कुछ बोलना चाहता है। हाँ दीदी, बोलो बेटू। क्या बात है, उनको अच्छा लग रहा है कि ये क्लास बढ़िया है।
हाँ बेटा बोलो, आपका हंसना ही बोलना है। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है ये सब क्या बात कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी देखो सब आपको देख रहे हैं। जल्दी जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, जल्दी बोलो बोलो। मुझे बोलो बोलो। कुछ भी बताओ। आपको क्या लग रहा है, हम लोग क्या कर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझ आएगा। नहीं, आप कुछ भी बताओ, जो भी आपको शेयर करना है, कुछ भी। हमने क्या ड्रॉ किया था उसके बारे में बताइए। क्या ड्रॉ कर रहे थे आप बोर्ड पे, उसके बारे में कुछ बताओ सबको। वो अर्थ मर्क्यूरी वो सब ड्रॉ कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताओ। बोलो। बोलना है बेटा कुछ? देखो हम तो बोलने के आदी हैं, हमको तो फिर बोलना ही है। आपके पास मौका है, देखो हम तो आपको मौका देते नहीं हो, तो अच्छा है आपने ध्यान दिलाया, आप भी हैं तो कुछ भी बताइए माइक से। कुछ कविता बताना है आपको और कुछ कुछ पूछना है? क्या मम्मी बोल रही, क्या बोलना चाह रही? जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, स्टोरी बताएंगे। स्टोरी आ जाओ, आ जाओ। बताना चाहते हैं, आ जाओ। तो स्टोरी बता दो। बताएंगे ना स्टोरी? ठीक है, बताओ। जो आपको आसान लगती हो आप वो बताओ। हाँ, जो आपको याद है वो आप बताओ। बताओ बताओ। बताना है अभी? हाँ तो बताना है अभी कि कल बताना है? अभी? हाँ तो बताओ, अभी बताना है। अभी बताना है? हाँ। तो बताओ ना बेटा, हम तो देखो सब सुनने के लिए तैयार। ताली बजाएं पहले। चलो भाई पहले ताली बजाएं। चलो अब बताइए। हाँ, बताओ। बताओ बताओ, स्टार्ट। ठीक है, मैं पकड़ती हूँ, आप बोलो। स्टार्ट। छोटी बताओ, छोटी। अच्छा हम 10 तक गिने क्या? हाँ ऐसे ही करते हैं ना भाई कि बस 10 तक गिनने तक बोले तो बोले, नहीं तो फिर उनकी बारी आ जाएगी। मम्मी की, फिर मम्मी को कविता सुनानी पड़ेगी। अब देखो अच्छा अब लगता है ये निर्विचार समाधि में चली गई है। समाधान मैं हेल्प करूं? मैं हेल्प करूं? करूं, मैं हेल्प करूं? मेरा नाम दुर्वा है। मेरा नाम दुर्वा है। मेरी हॉबीज है कथक। कथक एंड ड्राइंग। ड्राइंग। और कुछ? नहीं तो कथक का भी ये करके दिखाएंगे हमको। कथक, हाँ बहुत अच्छा करती है, करके हाँ दिखाओगे आप? करके दिखाओ। एक 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 मुखड़ा, एक स्टेप करके दिखाओ। देखो ताली।
तक थैया तक, ऐसे बोलते हैं? अरे बहुत अच्छा करके भैया पर अच्छा, अभी करोगे बेटा अभी कथक? नहीं है। एक स्टेप। एक थोड़ा करो। नमस्कार होता है इससे? एक अच्छा मैं गलत बोल रही हूँ। नमस्कार। कुछ भी करो। नमस्कार करो। होता है नमस्कार? होता है, ठीक है करो। आ जाओ इधर आ जाओ। आ जाओ, नमस्कार। वो गा के बताइए ना। देखो इसको कहते हैं स्फूर्णन। स्फूर्णन, ये स्फूर्णन है। उसको लग रहा है इतना सारा बढ़िया माहौल है यार, मुझे भी कुछ आता है। हाँ बेटा, हाँ हम उनसे तो बात अपने आप से हुआ ना उनमें कुछ। अब बताओ, करो बेटा करो। अब देखो, हाँ करना है, जैसे करना है, जैसे आपको करना है करो। हो गया, वेरी गुड। अब कल करना सुबह। अच्छा, आपको स्कूल में वो प्रेयर भी गाते हैं आप? कुछ प्रार्थना कुछ गाते हैं स्कूल में? कब गाएंगे? कल गाएंगे आप? ठीक है, कल गाना है। स्टोरी तो सुनाओ, अब सुना दो स्टोरी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यहीं से आराम से आराम से। एक बार एक एमिली। एक बारबी थी, फिर उसके साथ क्या हुआ? फिर एक बारबी थी। वो एक घर पे, वो एक बार घर बाहर थी ना, फिर वो घर पे सो रही थी ना, तो बाहर सो रही थी कि नहीं सो रही थी? सो रही थी। अच्छा। फिर वो बारबी के घर पे कोई आया ना, तो उसने वो एक बाहर चुड़ैल रही थी, उसने बारबी को एक सेब दिया। उसने खाया। फिर वो बेहोश हो गई। अच्छा, उसने बेटा सेब सोते सोते खाया था? पहले उसने चुड़ैल से ऐसा पूछा कि किससे? चुड़ैल से? चुड़ैल कौन है? चुड़ैल का है? जो सेब लेके आई वो। अच्छा अच्छा। फिर वो बारबी का नाम स्नो वाइट था। फिर उसने सेब खाया ना, तो वो बेहोश हो गई। बाद में प्रिंस आया। फिर प्रिंस ने हाँ प्रिंस आया, ठीक बात। फिर थोड़ा जल्दी बुलाओ उसको बेटा। प्रिंस आया ना, नहीं उठा यार, आपको पता ही नहीं है कहानी आज नहीं। फिर प्रिंस ने बारबी को जिंदा कर दिया। अरे यार वो मरी थोड़ी, वो कहानी नहीं आती। फिर प्रिंस ने उसको उठाया, तो हैप्पीली एवर आफ्टर, है ना? चलो ताली बजा दें।
मम्मा Very good. एक पोयम बस हो गया, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो, सीधा कल कल हम और अच्छे से हाँ अभी सब पढ़ रहे हैं। हाँ थैंक यू बोल दो। थैंक यू थैंक यू वेरी। अब कल कल है ना, कल 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 सुनेंगे आपसे, ठीक है बेटा। चलो चले आगे। 52 है ना, 51 हो गया, 52 धारणा। क्या समझना है इसमें धारणा में? बहुत बढ़िया। अच्छा आप ताली बजाना भूल गए थे? अच्छा ठीक। धारणा में क्या समझना है? किसकी क्वेरी थी ये? हाँ क्या बोले मनोहर भाई? तो अवधारणा तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हाँ नीचे से तीसरा बुलेट हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब उसको धारणा को समझ लेते हैं पहले, है ना। धारणा क्या है? तो धर्म है ना, तो जो जिसका जिससे विलगीकरण नहीं हो सकता वो उसका धर्म है, उसी को ही धारणा कहा, है ना। ये हर इकाई उसको धारण करता है, ठीक है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। अब उस बुलेट को पढ़ लो, जो उसका धर्म। अब अच्छा, एक तो ये है कि जो शुरू में जो धारणा आया वो चारों अवस्थाओं के संदर्भ में आ गया। अब ये जो तीसरा वाला बुलेट है ये ज्ञान अवस्था के संदर्भ में है, क्योंकि समस्या एवं समाधान लिखा है, बाकी तीनों अवस्थाओं में समाधान और समस्या नहीं होती। अब इसको पढ़ लो, धारणा की अनुकूल चेष्टा को स्फुरण। तो सुख के अनुकूल चेष्टा करेंगे तो उससे स्वयं में स्फुरण होगा और क्रांति होगी, उसके प्रतिकूल चेष्टा करेंगे तो प्रतिक्रांति होगी। इतना ही है बस। सुख पाने का जो प्रयास है उसके अनुकूल अगर चेष्टा करेंगे तो स्फुरण होगा, क्रांति होगी, उसके प्रतिकूल में प्रतिक्रांति होगी। इस हाँ, सबको देख रही है, वो खुश हो रहे हैं, सब कुछ कुछ बोल रहे हैं, है ना। प्रेरणा हुई उसको, स्फुरण हुआ उसको। हाँ तो धारणा, जब एक वो जो आपने कहा था ना कि अवधारणा और धारणा, तो ये अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि के दो शब्द हैं। अनुभवगामी विधि से जब हम जाते हैं तो साक्षात्कार के बाद में जो बोध होता है उसको अवधारणा कहा, उसके बाद अनुभव हुआ, अनुभव की प्रामाणिकता का वापस जब बोध होता है तो उसको धारणा कहा। तो अवधारणा और धारणा, उस तरीके से भी धारणा को कहा जाता है। और जो पहले आप कह रहे कहा गया धारित धारणा, इसमें थोड़ा डिफरेंट कर दिया, क्योंकि इसमें धारण कर सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, उसमें ऐसा सेंस आता था। पहले जो कहा कि जो धारण करता हूँ वही धर्म है, तो धारण करने वाली चीज को हटा भी सकते हैं, इसीलिए धर्म परिवर्तन की बात आई पहले। उस अर्थ में नहीं है, है ना। आप बोल रहे हैं वो भी ये अर्थ में नहीं। अच्छा। धर्म वो जो ओरिजिनल जो था, तो इसका यहाँ पे मतलब उसको अलग ही नहीं कर सकते। हाँ, वही वैसे ही कहा गया, तो ठीक है, बढ़िया, सेम ही है। उसका भी वैसे ठीक ठीक है ना, धार्यते इति धर्म, ठीक है ना, बढ़िया। आगे हो गया ये 53 का 5th बुलेट। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। 53 का 5th बुलेट है, और उसके बाद में क्या है? श्रम, सेकंड लास्ट है ना। तो श्रम को तो उसके साथ में कर लेंगे, श्रम गति परिणाम के साथ में, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा तो उसको कल कर लेंगे, है ना। ये कर लेते हैं 5th वाला बुलेट, स्व सापेक्ष और पर सापेक्ष, इसको भी कर लेते हैं। 52 का लास्ट, अच्छा ठीक है ना। हाँ ठीक है, वहीं से वो जुड़ा भी हुआ है, ठीक है ना, ये ऊपर से जुड़ा हुआ भी है, वो सारे जुड़े ही हुए हैं सब एक्चुअली। जुड़ा हुआ है ना।
तो इसमें बड़े- तीन चीज आती है इस बुलेट में। एक तो है नीति, एक है रीति, है ना, और रीति के बाद में फिर रिवाज एक है जो इसमें नहीं है ना। तो नीति जो है वो विचार के स्तर पे जो जो हमारे विचारों में जो बनती है वो नीति है। उसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं, एक बार इसका अर्थ अपन देख लेते हैं ना। उस विचार के आधार पे व्यवहार कार्य के लिए जो होता है वो रीति है। जो विचार हमारा बना उस विचार के आधार पे जो व्यवहार कार्य होता है वो रीति, और वो व्यवहार कार्य जब परंपरा बन जाता है तो वो रिवाज। अब इसको देख लेते हैं, अब इस बुलेट को पढ़ लेते हैं। मानव द्वारा सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार की पोषणवादी रीति तथा बौद्धिक नियमों के अनुसार विचार एवं आचरण की व्यवहार नीति संज्ञा है। अब बौद्धिक नियम क्या है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। इस आधार पे जो भी हमारा विचार बनता है उस विचार के आधार पे सामाजिक और प्राकृतिक नियमों को जब हम रीति में लेके आते हैं तो उसी को पोषणवादी रीति का, उस आधार पे जब हम सामाजिक और प्राकृतिक नियमों में व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं तो उसको रीति कहा। नीति के आधार पे रीति। बौद्धिक नियमों के अनुसार हमारा एक विचार बना, उस विचार के आधार पे जब हम व्यवहार और कार्य करें यानी कि सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, तो वो रीति हो गया वो। फिर एक समय के बाद में उसकी जब परंपरा बन जाती है तो उसी को रिवाज कहा। हाँ, व्यवहारिकता में रीति का अब ये देखो, एक तो है अनुभव मूलक और एक है अनुभवगामी, है ना। मतलब एक है समझने के पहले और एक समझने के बाद में। अब यहाँ पे जब है कि व्यवहारिकता में रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी और नहीं होते हुए भी देखा जाता है। अब यहाँ पे जो व्यवहारिकता में रीति का पालन होते देखा जाता है, इसमें तो दोनों ही है। इसमें अगर मान लो हम नीति के आधार पे जो रीति है उसका पालन करते हुए उसका पालन हो रहा है तब तो सुख है। उसके आधार पे अगर पालन नहीं हो रहा है, नीति के आधार पे अगर रीति का पालन नहीं हो रहा है तो फिर दुख है। तो इसलिए कहा गया कि व्यवहारिकता में रीति का पालन होते देखा जाता है, मतलब जो वो अब नीति पे आधारित नहीं है वो रीति, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ना, अभी भी कुछ परंपरा में बना हुआ भी है और कुछ ना कुछ हम करते ही हैं। उसको कहा कि रीति का पालन होते तो देखा जाता है, पर नीति का पालन होते हुए भी देखा जाता है और नहीं होते हुए भी देखा जाता है। तो कुछ लोग नीति के अनुसार व्यवहार कार्य कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। जैसे अभी जितना जितना हमको प्रस्ताव मिलता जाता है उतना उतना हम उसका पालन कर रहे हैं। अभी कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न्याय धर्म सत्य का जो भी प्रस्ताव हमको मिल रहा है और नहीं भी रहता है तो भी हम कुछ तो करते ही हैं, किसी किसी के लिए करते हैं, कभी कभी सही करते ही हैं, तो कभी होता है कभी नहीं होता वो। और समझने के बाद में वो हमेशा होगा वो। अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति के आधार पे जब हमारा विचार स्थिर हो जाएगा तो फिर वो रीति का पालन हमेशा होगा। पोषणवादी है तो वो नीति के आधार पे है तो ही पोषणवादी है ना। रीति जो है वो नीति के आधार पर ही तय होती है। तो विचार, हाँ, विचार वाला जो पक्ष है वो नीति हो गया, व्यवहार और कार्य वाला पक्ष रीति हो गया। ठीक है ना। तो सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करना। प्राकृतिक नियम क्या हुआ? मतलब व्यवहार जो है कभी कभी तो मानव के बीच में व्यवहार के रूप में आता है और कभी कभी व्यवहार और कार्य दोनों के लिए आता है। शेष प्रकृति के साथ में भी जो करते हैं वो भी व्यवहार में समाहित हो जाता है। जब व्यवहार के नियम की बात करते हैं तो उसमें प्राकृतिक नियम भी आ जाता है। वही अलग अलग सेंस में किस रेफरेंस में वो दिया हुआ है उसी को ही समझना है उसको, है ना। इसमें यदि अपन
वैसे भी देखें तो 3 नियमों की बात कर रहे हैं, है ना? बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो बौद्धिक नियम के प्रति जागृति एक क्रम है जो सबसे लास्ट में आती है, जी अनुभवगामी में चल रहे हैं। तो रीत जो माने सामाजिकता के हिसाब से और प्राकृतिक नियमों को फॉलो करना आसान है, वो हो भी जाता है एक बार, है ना, अनुकरण अनुसरण में। लेकिन ये जो स्वानुशासन होना है, जो बौद्धिक नियमों में जो जिसमें असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता, ये लास्ट में पूरा होता है। तो ये वाला हो भी जाता है एक बार, और ये वाला एकदम लास्ट में कभी भी होता है, फिर छूटता है, होता है। माने इस पे जो अभ्यास करना है बौद्धिक नियमों के साथ, जो अभ्यास है वो एकदम लास्ट में ठीक से हो पाता है। उस ढंग से भी है अनुकरण अनुसरण में और अनुशासन स्वानुशासन में। तो बौद्धिक नियमों पर के ढंग से हर समय जी पाना, ये लास्ट स्टेज है। ये वाला फिर भी हो जाता है, आप प्राकृतिक को फॉलो कर लेना, व्यवहारिक में सामाजिक को फॉलो कर लेना, जिसमें स्वधन स्वनारी स्वापुरुष दयापूर्णकार, उसका और जो प्रच्छन्न रूप है वो है बौद्धिक विचारों पे अनुशासन और स्वानुशासन। नहीं, वैसे हो गया, पर अगर और इसको थोड़े स्केल में देखते हैं ना, तो जैसे हम इसमें प्रकृति सहज प्राकृतिक नियमों के साथ कर रहे हैं, तो आज भी पाएंगे कि जिन लोगों को समझ से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, जो केवल ये मान के कि धरती पे अदरवाइज बहुत पॉल्यूशन हो गया है ना, केवल उतने को ही कर रहे हैं। तो वो होना पाया ही जाता है प्राकृतिक नियमों के अनुसार। तो ठीक ही बात है जो अजय भाई ने, राकेश भाई ने मिलकर बताई, यही मतलब है। और इसको स्पष्टता से पढ़ना है तो उसके पहले वाला बुलेट के साथ ही ये स्पष्ट होगा। वैसे धर्मनीति को डिफाइन कर रहे हैं तो, है ना, वो कुछ कुछ सूत्र जुड़े हुए हैं। मतलब धर्मनीति किसको कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सुख के पोषणवादी रीति व नीति वहाँ हो गया, और फिर रीति और नीति को डिफाइन कर दिया। तो कुल मिला के धर्मनीति में तीनों नियम, बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम, तीनों आ गया है। कुल मिला के तीनों होना है सुख के लिए, सुख के लिए होना है, इतनी बात पूरी हो रही। तो प्राकृतिक वाला अदर अभी जिनका है ना, सुख तो मानव का समझ प्रयास है, पर केवल प्रकृति की पॉल्यूशन को देखते हुए बहुत सारे प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए देखा जाता है। सामाजिक नियमों का कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। और बौद्धिक तो है ना, जैसे भैया ने बताया है ही, जब तक अनुभव, प्रस्ताव, अध्ययन की स्वीकृति ना हो तब तक नहीं होता है। बहुत सारे प्राकृतिक नियमों के साथ जीते हुए लोग मिलेंगे, सामाजिक नियमों के साथ भी मतलब शोधन ही इसमें जी रहे हैं, अपने श्रम से ही, बल्कि उससे भी कम उनको उपलब्ध मिल पा रहा है ना। और वो शोधन स्वनारी उनको कोई ऐसा नहीं कुछ और कर रहे हैं, है ना, दयापूर्णकार व्यवहार कर रहे हैं। बट फाइनली यदि जो सुखी होने का जो पूरा वो है स्वरूप, तो बौद्धिक नियमों का पालन होने में सबसे अधिक प्रयास लगता है, आवश्यकता है, लगता है। फिर एक, हाँ, फिर एक आया इसमें स्व सापेक्षता और पर सापेक्षता। तो ये स्व और पर क्या होता है ना? तो स्व का मतलब होता है मैं, यानी जीवन। कहाँ है? हाँ, ये आत्मा के प्रेम से संपन्न।